झकड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए एक सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधा मुर्दा घर के अंदर भागी, जहां पहले से ही इंस्पेक्टर मौजूद था और उसके साथ ही उसका मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं डार्क सिटी। मेरा नाम है अक्षित आनंद। नमस्कार। इंचार्ज बोला, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर ने बोला, ए पागल हो गए हो क्या? ऐसी बात कर रहा है तू? बच्चा मेरा है उनका। इंचार्ज साहब, यह रोज किसी न किसी को मारता रहता है, किसका ख्याल करो? इंस्पेक्टर, चढ़वी तर तुझे मारूंगा, चल साइड हट। इंस्पेक्टर उन आदमी और औरत से, माफ कीजिएगा, आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफी मांगते हुए उन्हें सफेद चादर की ओर ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका बोली, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे। वो कितना खुश भी था वहाँ, अब यूं वहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? मोहन बोला, प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने को ही बुलाया है बस। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश को मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखने लगी। जवाब बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कूट कूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, वह सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। मोहन ने बोला, बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ, बोल, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतार दूंगा। मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब शांत थे, वो एकदम से भड़क उठे। फिर उसने मोहन के हाथों को झटक दिया। इंस्पेक्टर बोले, होश में रहकर जवान खोलिए मुझे। मोहन खन्ना, मैं आपको टुकड़ों पर पालने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अभी आपने अपने बेटे को नहीं खोया तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या किया जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है और यही है वो विक्टोरिया हॉस्टल, जो कि बहुत ही खतरनाक है। प्रियंका बोली, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इंचार्ज ने बोला कि मौत का तांडव हो रहा है। मौत का तांडव होता है यहाँ कोई पहली लाश नहीं जो वहीं से आई है। पहले भी कई मौत हो चुकी है, पर गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाई। इंस्पेक्टर ने बोला कि खन्ना सर, आपसे वादा रहा था कि गुत्थी में ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इंचार्ज, जवान हो जोश हो कर लो, लेकिन बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं। इतना कहता हुआ मुर्दा घर को वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे गया, वह का कोई भी इस केस में कोई सुलझा न सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्यमय। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान लेता है कि वो अब सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो अलग अलग हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसके बेहद अजीब लगता है और वह सोचने लगता है कि यह एक पहाड़ी के अंत में क्यों है और इसके पास भला खाई क्यों है, और इस हॉस्टल को इस जगह पर कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है पढ़ने के लिए, वो भी खन्ना जैसे लोग? हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती है। रोहित हॉस्टल में जा रहा होता है कि तभी हॉस्टल के एक चौकीदार रोकता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि यह हॉस्टल उत्तराखंड के एक रोहतक जिले में स्थित है। फिर से कहानी को शुरू करते हैं। चौकीदार, कहाँ चले बाबू? रोहित ने बोला, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार ने बोला कि एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। रोहित, क्या ऐसा कौन सा हॉस्टल है कि दिन में ही काम नहीं होता है? चौकीदार ने बोला, अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है, क्या क्या क्यों कैसे, ज़्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। रोहित ने बोला, अरे अजीब नियम कानून है। रोहित ने अभी अपने बात पूरी भी नहीं की थी, इतने में वह चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा कि अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगा। वहीं हॉस्टल गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहाँ कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद भी
रात ने भी घनघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान लग रहा था। रोहित को अब यह यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वह वहाँ से निकलने को होता ही है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। चौकीदार बोलता है, कहाँ जा रहे हो बाबू, अंदर आओ, एडमिशन नहीं लोगे? अब हम लोग कहाँ लोगों का काम चालू हो गया। रोहित को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार बैठा था। पर रोहित तो पूरे दिन और रात में इतनी हलचल। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको फ़ोटो भी लगा देता हूँ वो उस हॉस्टल की, जो रियल हॉस्टल है। मैं उसकी स्क्रीन पर फ़ोटो लगा देता हूँ। चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा है। फिर वह चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार, ज़्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो रोहित को देखकर तंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसका कमरा लाइट जल रही थी और खिड़कियों से परछाई साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई ना हो। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल है जहाँ दिन में कोई नहीं आता और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगा एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। चौकीदार साहब, ये बाबू एडमिशन लेने के लिए आया है। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी दे दी और आगे बढ़ा दिया। और रोहित कुछ पूछना क्यों ही हुआ था, उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहाँ रूल बोर्ड लगा हुआ था। रूल बोर्ड के पास पहुंच गया। पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखें। दूसरा रूल यह था कि भूल कर भी किसी के कमरे में न जाए और न ही किसी को आने दे। तीसरा रूल यह था कि अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकले। रोहित, ये कैसे रूल है? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था और न ही वो मेन गेट पर चौकीदार और न ही रिसेप्शन पर वह आदमी था, जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। फिर वह अपने कमरे 307 में पहुंचकर बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से चीखने की आवाज़ आती है और रोहित उसके पीछे अपने कमरे से बाहर निकल कर भागने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइट अब पहले की तरह शांत नहीं थी, बल्कि थर थर काँप रही थी। हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत है, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने के लिए तैयार ही न था, इसलिए रोहित खुद सामने दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रोहित भाई, मैं रोहित इस हॉस्टल में नया आया हूँ, जरा दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित तीसरे फ्लोर के अभी कमरे के दरवाजों की आजमा लेता है और कोई बाहर न निकलने की तैयारी न होता। फिर अंत में वह एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता। अंदर कमरे का हाल ऐसा हो रखा था जिसे कंकाल पड़ी थी, जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित उल्टे पर बाहर निकलता है, तभी देखता है कि पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और एक कमरे के अंदर धुआं निकल रहा है। जिन कमरों की दस्तक देने पर भी कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। अंदर आग लगी है, पर उनके कोई बुझाने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी आग की एक लपेट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। रोहित के शरीर पर लगी आग लपटों को बुझाते हुए ऐसे घबराया कि वह कभी सीढ़ियों पर पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला और वह उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे आवाज भी दी और वह पीछे मुड़ा ही नहीं, बस रिसेप्शन की ओर भागने लगा और आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। रोहित ने बोला, चाचा क्यों हो रहा है यहाँ, और ये आग कैसे लगी और इन्हें क्या हुआ? अरे किसी मदद बुलाओ। चौकीदार ने बोला, मदद के लिए बहुत देर हो गया है बाबू, अब तो ये आग रोज चुभन बनकर सीने में जलती है। इतना कहते ही वह चौकीदार पीछे मुड़ा और रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि वह भी बुरी तरह जला हुआ था। रोहित, अरे यह क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। चौकीदार ने बोला, बाबू मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। रोहित, मतलब? चौकीदार ने बोला कि मतलब जानना है बाबू तो ये देखिए। इतना कहते ही चौकीदार रोहित को गिरेवान से पकड़कर उसे सबसे कॉरिडोर की सबसे आखिरी दीवार पर सटा देता है और फिर हम कमरे लाश किसी जोम्बी की तरह बाहर निकलने लगे और धीरे धीरे रोहित की आग और बढ़ने लगी। रोहित दीवार में ऐसे चिपक गया था कि किसी हाल में भी ना पा रहा था। चौकीदार ने बोला, तो चौकीदार रोते हुए बोला, क्यों छोड़ता बाबू, क्यों छोड़ता बताइए। अब जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही है और यह पुराने विक्टोरिया मेमोरियल ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने कहा ठीक है कि कल से आपको सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर भी हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए और उन्होंने सोचा वह हॉस्टल का नाम बदल कर कुछ और रख देंगे, क्योंकि अगली सुबह पता ही चल जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उस रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक लड़का एडमिशन लेने आया। रिसेप्शन से उसका कमरा नंबर 307 दे दिया, इस बात से अंजाम कि ये लड़का नया हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिनसे आधी रात में
पहले हॉस्टल के सभी कमरों को भर से बंद कर दिया और फिर पूरे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में जलकर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल दिखने की मतलब है। तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकला वह विक्टोरिया हॉस्टल मिला और बदले में उन्हें मौत, क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में जिसने आग लगाई तो वो बचकर निकल गया। इसलिए जो भी रात को यहाँ आता है वह विक्टोरिया हॉस्टल में मेरे सभी लोगों की नज़रों और वहाँ उनका हत्याचारा बन जाता है। ऐसे ही एक इंस्पेक्टर रोहित को होगा, बताने की जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, हैव अ गुड डे।